हेलो स्टूडेंट्स। तो टेस्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले उस पर डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें है सूची स्कीम। सूची स्कीम के बारे में आपको 3 पॉइंट बताना है। पहला पॉइंट रहेगा ये स्कीम स्टार्ट कब हुई, दूसरा पॉइंट बताना है इसका पर्पज़ क्या है, और तीसरा पॉइंट बताना है इससे रिलेटेड कुछ डेटा। तो सबसे पहला पॉइंट आपको बताना है कि ये स्कीम 2013-14 में एक सेंट्रल स्कीम के तौर पे स्टार्ट हुई, लेकिन बाद में 2015-16 में सेंट्रल ने इसको ट्रांसफ़र कर दिया किसके लिए, स्टेट के लिए। दूसरी बात, ये जो स्कीम है सूची स्कीम, इसका पर्पज़ क्या है? तो इसका पर्पज़ है अवेयरनेस लाना। किसके बारे में अवेयरनेस, जागरूकता लाना है मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर के। किसके बीच में? एडोलसेंट गर्ल्स के बीच में। इतने वर्ड्स आपके आंसर में होने चाहिए कि जागरूकता लाना है किसके बारे में, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, यानी कि जो पीरियड्स होते हैं उनके बारे में जागरूकता लाना। एडोलसेंट गर्ल का मतलब क्या होता है? 13 से 17 के बीच की जो लड़कियां होती हैं उनको बोलते हैं एडोलसेंट गर्ल्स। अब यानी कि किशोरियाँ। तीसरा पॉइंट जो इसमें आपको लिखना है वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट को सैनिटरी नैपकिन पैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का इसमें इंस्ट्रक्शन है। तो 3 बातें आपको सूची स्कीम के बारे में लिखनी है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। इसमें आपको 3 बातें बतानी है। सबसे पहले ये मनाया कब जाता है? तो 21 सितंबर। दूसरा पॉइंट कि 2020 का जो थीम है वो क्या है? तो वो है शेपिंग पीस टुगेदर। तीसरा पॉइंट ये बताना है कि ये जो डे है 2001 में यूएन की जनरल असेंबली ने, यानी कि महासभा ने ये प्रस्ताव पारित किया कि भाई 21 सितंबर को 24 घंटे के लिए नॉन वायलेंस और सीज फायर, बाकी जितने भी देश हैं वो इसको इस दौरान इस दिन के लिए करके रखें। 3 बातें हो गई इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के बारे में लिखने के लिए। पहली बात क्या, किस दिन मनाया जा रहा है, दूसरी बात थीम क्या है, और तीसरी बात इस दिन के लिए इंस्ट्रक्शन क्या है जनरल असेंबली की तरफ से। अब आते हैं तीसरे पार्ट में। तीसरा पार्ट है यूएन जनरल असेंबली। तो इसमें जो आपको 3 बातें लिखनी है, सबसे पहली बात ये कि जनरल असेंबली यानी कि महासभा, यूएन जनरल असेंबली यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा, संयुक्त राष्ट्र के जो 6 महत्वपूर्ण अंग हैं उनमें से ये एक महत्वपूर्ण अंग है, यानी कि वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएन। पहली बात हो गई है। दूसरी बात, इसका काम क्या है? तो इसका काम है पॉलिसी मेकिंग एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन, यानी कि नीति निर्माण करना और एक प्रतिनिधि अंग के रूप में कार्य करना। तीसरा पॉइंट जो आपको लिखना है कि भाई इसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई, तो बता देंगे आप कि जनवरी 1946 में इसका फर्स्ट सेशन होता है, सत्र। पहला सत्र कब हुआ? 1946 जनवरी में। फिर ये भी आप लिख सकते हैं कि इसकी महासभा की जो शक्तियां हैं, कार्य हैं और जो इसकी कार्यवाहियां हैं, इनके ये सारी जो डिटेल्स हैं ये यूएन चार्टर के चैप्टर 4 में हैं। तो इस तरह से मैंने आपको 4 पॉइंट बता दिए। इन 4 में से आप कोई भी 3 पॉइंट अगर लिखते हैं तो ये आपका आंसर परफेक्ट रहेगा। अब इसके बाद बात करते हैं ब्रिक्स की। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जो हमारे आंसर में होने चाहिए। सबसे पहले तो आप ये तो बताएंगे ही कि ब्रिक्स में जो हर लेटर है वो क्या डिनोट कर रहा है। तो बी किसके लिए है? ब्राज़ील के लिए। आर रसिया के लिए। आई इंडिया के लिए। सी चाइना के लिए। और एस साउथ अफ्रीका के लिए। ये तो हो गया एक्रोनिम में हर लेटर का मतलब। अब आपको ये बताना है कि सबसे पहले तो ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है। और ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें स्टार्टिंग में सबसे पहले तो 4 कंट्रीज़ साथ में आए, साउथ अफ्रीका,
नहीं था, तो यानी कि BRIC केवल 4 कंट्री थी। 2006 से डायलॉग स्टार्ट होता है इन 4 कंट्रीज़ के बीच में, और 2011 में साउथ अफ्रीका को इनविटेशन दिया जाता है और वो भी इसे ज्वाइन कर लेता है इस प्लेटफॉर्म को। तो इस तरह से ये ब्रिक बाद में क्या बन जाता है, ब्रिक्स बन जाता है। अच्छा, ये जो ब्रिक वर्ड है सबसे पहले किसने दिया था, तो 2001 में गोल्डमैन सैक्स ने दिया था, ये अर्थशास्त्री थे। तो इस तरह से ब्रिक्स के बारे में आपको इनमें से 3 पॉइंट आप लिख देते हैं तो ये परफेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है वो है ह्यूमन इंसुलिन। तो पहले मैं ह्यूमन इंसुलिन होता क्या है इसको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, फिर इस पर बात कर लेंगे कि हम इसमें 3 पॉइंट कौन से लिखने वाले हैं। तो देखिए, इंसुलिन हमारी बॉडी में बनने वाला एक हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन बॉडी में कहाँ बनता है, तो पैंक्रियाज से बनता है। अब अगर किसी की बॉडी में पैंक्रियाज से इंसुलिन बनना बंद हो जाए तो इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। एक दूसरा हार्मोन भी पैंक्रियाज से ही रिलीज होता है जिसका नाम है ग्लूकेगॉन, और वो इसका जस्ट उल्टा काम करता है, वो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। तो मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी में पैंक्रियाज जो पार्ट है उससे 2 हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं, एक ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम कर रहा है और एक घटाने का काम कर रहा है। अब जो इंसुलिन है जो ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, अगर किसी की बॉडी में नहीं बन रहा है तो इससे क्या होगा, उसकी बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। अब अगर उसने अपने फूड में ऐसा फूड उसने कंज्यूम किया जिसमें ग्लूकोज ज़्यादा है तो इससे क्या होगा, उसके ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह के व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे सामान्य भाषा में कि भाई इसको डायबिटीज़ हो गया। अब उस व्यक्ति का उपचार क्या है, तो उसका उपचार है कि उसे बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाए। अब ये जो बाहर से इंसुलिन दिया जा रहा है ये लाए कहाँ से, पड़ोसी से मांग के लाएं कि भाई थोड़ा इंसुलिन दे दो अपना, नहीं ऐसा तो करेंगे नहीं। तो होता क्या था, पहले मतलब 1982 के पहले, 1982 के पहले जो जानवर होते थे जैसे सुअर हो गया, इनका जो पैंक्रियाज होता था इससे जो इंसुलिन बनता था उस इंसुलिन को इंजेक्ट किया जाता था बॉडी में हमारे। लेकिन उससे होता क्या था कि बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो जाते थे, प्रॉब्लम वाली बात थी। तो बाद में क्या हुआ कि ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो पता चल गया कि हमारी बॉडी में कौन सा ऐसा जीन है, जीन डीएनए का एक ऐसे छोटा हिस्सा, आप अभी सरल भाषा में समझ लीजिए। ये जो मैं पूरा डिटेल बता रहा हूँ ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने केवल 10th तक बायो पढ़ी है, बाकी जिन्होंने 10th के बाद भी बायो पढ़ी है उन्हें ये जल्दी समझ में आ जाएगा। तो मैं इसको बिल्कुल सरल भाषा में बता रहा हूँ जिससे कि उन लोगों को भी समझ में आ जाए जिन्होंने 10th के बाद बायो नहीं पढ़ी है। हाँ, तो हम कहाँ थे, मैंने आपको बताया कि भाई डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जब डेवलपमेंट हुआ तो हमें ये पता चल गया कि कौन सा जीन है जो हेल्प करता है इंसुलिन को बनाने में, पता लगा लिया हमने। अब हमने क्या किया, उस जीन को निकाला और एक बैक्टीरिया है ई कोलाई, उसका नाम है ई कोलाई, उसमें डाल दिया। अब बैक्टीरिया को हमने, बैक्टीरिया का कल्चर मीडियम होता है जिसमें उसकी ग्रोथ हो जाती है, तो उस कल्चर मीडियम में बैक्टीरिया की ग्रोथ कराई। तो बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर हमने क्या डाल दिया है, वो जीन डाल दिया है जो इंसुलिन बनाता है। तो अब जो इंसुलिन हमारी बॉडी में इंसुलिन का वो जीन जो हमारी बॉडी में इंसुलिन बनवाता था वही जीन अब किसके पास चल जा चुका है, बैक्टीरिया के पास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब बैक्टीरिया भी क्या बनाना स्टार्ट कर देगा, इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर देगा। बैक्टीरिया ने जो इंसुलिन बनाया उस इंसुलिन को हम अब इंजेक्शन के माध्यम से अपने शरीर में इंजेक्ट कर देंगे। तो ये वाला जो इंसुलिन बना है बैक्टीरिया से, इसका हमारी बॉडी में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ठीक, तो अब हम आ जाते हैं अपने आंसर में। तो पूछा गया है क्वेश्चन क्या है, ह्यूमन इंसुलिन।
तो सरल भाषा में ह्यूमन इंसुलिन का मतलब होता है एक ऐसा इंसुलिन जो बिल्कुल कैसा है, जैसा कि जैसे मनुष्य का होता है। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे, हम कहेंगे कि लैब में बना हुआ वो इंसुलिन हार्मोन जो मनुष्य के शरीर में बनने वाले हार्मोन के समान ही होता है, उसे क्या कहा जाता है, ह्यूमन इंसुलिन कहा जाता है। ठीक, ये तो हो गई परिभाषा। तो इस क्वेश्चन में पहला पॉइंट तो आपका क्या होना चाहिए, परिभाषा का होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट कि भाई ये बना कब। तो हमने कहा कि इसका जो फार्मास्यूटिकल अप्रूवल है वो मिलता है 1982 में, लेकिन इस पे जो काम स्टार्ट हो गया था वो 1960 और 70 के दशक में हो चुका था। तो ये दूसरे पॉइंट में लिखना है। पहले पॉइंट में हमने क्या किया, परिभाषा लिख दी। दूसरे पॉइंट में क्या किया कि भाई इसका डेवलपमेंट कब से चल रहा है और फाइनली इसको अप्रूवल कब मिला। तीसरी बात आप ये बता दीजिए कि कौन सी इसमें टेक्नोलॉजी का हेल्प लेकर के ये डेवलप हो रहा है। तो हमने बता दिया है आपको पहले ही, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और कौन से बैक्टीरिया का यूज़ किया जा रहा है, तो ई कोलाई। अब हो सकता है कि जो बायो के फील्ड से हो, जिन्होंने 12th के बाद भी बायो सब्जेक्ट से बीएससी किया हो सकता है कि उन लोगों ने ह्यूमन इंसुलिन के बारे में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में लिख दिया हो। लेकिन ध्यान रहे क्योंकि ये 3 मार्क में क्वेश्चन है, तो इसमें आपको बहुत डिटेल में नहीं बताना है। तो ये जो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं ये एक जनरलिस्ट अप्रोच से बताए हैं। ठीक, एक्सपर्ट वाले अप्रोच से नहीं बताया है और वो डिमांड भी नहीं है हमारे क्वेश्चन की। हमें इसके बारे में एक जनरल जो इन्फॉर्मेशन है वो देना है। चलिए, अगला पार्ट है नीट, NEAT। तो पहला पॉइंट तो यही रहेगा कि नीट है क्या। क्वेश्चन में इतना बताया कि नीट बाई HRD मिनिस्ट्री। तो पहला पॉइंट तो हमें यही बताना कि नीट है क्या, तो नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। तो ये जो स्कीम है ये 2019 में स्टार्ट हुई और इसको स्टार्ट किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो बन चुकी है, HRD मिनिस्ट्री जो जिसने लॉन्च किया था उसको अब क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो पहला पॉइंट आपको ये बताना है कि नीट का फुल फॉर्म क्या है और इसको कब लॉन्च किया गया। पहला पॉइंट हो गया क्लियर। दूसरा पॉइंट में आते हैं, ये भाई इसका नाम से थोड़ा सा इसका मतलब क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोला गया, नेशनल एजुकेशन यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा, अलायंस यानी कि एक गुट बनेगा, और फॉर टेक्नोलॉजी यानी तकनीक के लिए। अब दूसरे पॉइंट में ये क्लियर हो जाएगा कि गुट किसका बनेगा। तो ये जो नीट का मॉडल है वो है PPP मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। पब्लिक यानी सरकार, प्राइवेट यानी कि निजी कोई संस्थान, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, पार्टनरशिप होगा। तो ये जो नीट स्कीम है इसका मॉडल क्या है, PPP मॉडल है। अब इस मॉडल से हम करना क्या चाहते हैं, तो हम करना ये चाहते हैं कि जो हायर एजुकेशन है वहाँ पे टेक्नोलॉजी को इस तरीके से यूज़ किया जाए कि जिससे ज़्यादा अच्छा परिणाम आ सके। फिर से एक बार, नीट जो स्कीम है इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य ये है कि तकनीकी को उच्च शिक्षा में इस प्रकार से प्रयोग में लाया जाए जिससे बेहतर परिणाम आ सके। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके शिक्षा को या लर्निंग को ज़्यादा पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज्ड कर देना, पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज कर देना। और सरल शब्दों में इसका क्या मतलब होता है वो भी समझ लीजिए। जैसे उच्च शिक्षा में जो सिलेबस है, यदि वो 3 तरह के व्यक्ति हैं, एक नॉर्थ इंडियन हो गया, एक साउथ इंडियन हो गया और कोई नॉर्थ ईस्ट से हो गया, तीनों की लैंग्वेज अलग अलग है, तो यदि शिक्षा को, उच्च शिक्षा को तीनों को उनके माध्यम में सिखा दिया जाए तो इसी को कहा जाएगा पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड तरीके से सिखाना। तो ये पर्पज़ है नीट का। तो 3 पॉइंट इसमें बताने हैं कि भाई स्टार्ट कब हो रहा है, 2019 से। इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। फिर इसमें उद्देश्य क्या है, तो टेक्नोलॉजी लाना है, कहाँ,
हायर एजुकेशन में। और कैसे लाना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लर्निंग को कैसे बना देना है पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज्ड।